उन तमाम लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं, उन्हें शुभकामना देना चाहता हूं। वो लोग आज जसपा में प्रवेश किए हैं, निश्चित रूप से पार्टी के लिए भी खुशी की बात है। और उनका जो आज पार्टी में प्रवेश हुआ है, उनके लिए भी मुझे मानना है कि उनके लिए भी अच्छा हुआ है, क्योंकि जनता समाजवादी पार्टी उत्पीड़न में रहा हुआ समुदाय, चाहे वो मधेसी हो, दलित हो, मुस्लिम हो या यहाँ के पिछड़ा समुदाय हो, पहाड़ के जनजाति हो, पहाड़ में विभेद रहा हुआ समुदाय हो, उन तमाम समुदाय के हक अधिकार के लिए आवाज उठाने वाला पार्टी, उनका अधिकार प्राप्ति हो, उनकी ये मुल्क में सम्मान हो, उन्हें पहचान मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ने वाला पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। जनता समाजवादी पार्टी ये मुल्क के तमाम विभेद में रहा समुदाय के उत्थान कैसा हो, उसका कैसे प्रगति हो, वो समुदाय के अधिकार कैसे सुनिश्चित हो, इसके पक्ष में आवाज उठाने वाला पार्टी है। आप देखिएगा, मुल्क के जितना भी परिवर्तन के लिए आंदोलन हुआ है, आप 7 साल से देखिए, अभी तक के आंदोलन में ये मुल्क के एक ही जातीय समुदाय, एक ही वर्ग के लोग वो परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ा है, वो सारे लोग लड़े हैं। तब ये मुल्क में चाहे राणा के विरुद्ध में, आज फागुन 7 गते राणा के विरुद्ध की लड़ाई हो, चाहे आप देखिएगा कि 46 साल के आंदोलन हो, उसके बाद के 62-63 के आंदोलन हो, या माओवादी के 10 वर्ष के सशस्त्र जन विद्रोह हो, संघीयता के लिए मधेश के जन विद्रोह हो, थारू आंदोलन हो, मुस्लिम आंदोलन हो, उन तमाम आंदोलन के आप देखिएगा, और सारे आंदोलन में यहाँ के उत्पीड़न में रहा हुआ समुदाय अपना अधिकार सुनिश्चितता के लिए लड़ा है, अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ा है। लेकिन आप व्यवहार में देखेंगे, आप प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे तो वहां क्या पाएंगे। 2007 साल के बाद आप देखेंगे तो ही फिर राणाओं का उपस्थिति रहा, राणाओं के वहां जो उस समय के प्रधानमंत्री मोहन सुखदेव हुए। आप देखेंगे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, आप जाइएगा 46 साल के मूवमेंट के बाद जो पंचायती के विरोध में हुआ था, लेकिन हमारी कमी कमजोरी की वजह से, एक जातीय चिंतन और सोच की वजह से आप देखिएगा फिर वही पंचायत के नेता रापरपा के नाम पर आ गए, चाहे वो श्री बहादुर थापा हो, लोकेंद्र बहादुर चंद हो। फिर देखेंगे, फिर वहां लड़ाई 46 साल के मूवमेंट के बाद भी ये आंदोलन कंप्लीट नहीं है। यहां के उत्पीड़न में रहा हुआ समुदाय का अधिकार सुनिश्चित नहीं है। वो अधिकार प्राप्ति के लिए ये मुल्क में गणतंत्र चाहिए। ये माओवादी ने जनयुद्ध शुरू किया, ये 10 वर्ष तक चला। बीच में हमारी कांग्रेस और नेकपा एमाले जैसे पार्टी और माओवादी पार्टी के निकम्मापन के वजह से आप देखे होंगे कि फिर राजा का कमबैक होता है, शाही शासन शुरू होता है।
वो मूवमेंट में के विरोध में मूवमेंट होता है 62-63 के मूवमेंट, लोकतंत्र स्थापना के लिए। आप देखिएगा वो आंदोलन के बाद, वो आंदोलन और माओवादी के संयुक्त प्रयास से ये मुल्क में एक परिवर्तन के आभास तो दिखता है, लेकिन फिर वहां कमी कमजोरी रहता है। कमी ये होता है कि उतना बड़ा जनयुद्ध करने वाला पार्टी ये मुल्क में थारुओं के लिए थारू राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, मधेसियों के लिए मधेसी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, मुसलमानों के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, मधेसियों के लिए मधेसी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा बनाकर लड़ने वाला पार्टी वो संघीयता भूल जाता है। तब मधेसी जन अधिकार फोरम के नेतृत्व में जिसका नेतृत्व माननीय उपेंद्र यादव जी करते हैं, ये मुल्क में विविधता में एकता के लिए, ये मुल्क में रहा हुआ उत्पीड़न में रहा हुआ समुदाय मधेसी मुस्लिम थारू दलित के अधिकार प्राप्ति के लिए जब तक ये मुल्क में संघीयता नहीं होगा, ये मुल्क में परिवर्तन नहीं हो सकता है। पिछड़ा वर्ग के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है, मुस्लिमों के अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता है, थारुओं के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है, दलितों के अधिकार प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसके लिए मूवमेंट होता है, इसके लिए संघर्ष होता है, जिसके वजह से आज मुल्क संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल है। तो आंदोलन मधेसियों के मधेश जन विद्रोह का उपज है। यहाँ के थारुओं के आंदोलन, यहाँ के मुस्लिमों के आंदोलन, यहाँ के जो पिछड़ा वर्ग है उनके आंदोलन, ये बार बार आंदोलन के बाद भी यहाँ के मुल्क के शासक वर्गों का चिंतन और सोच में परिवर्तन नहीं है। हम जिस पार्टी को कांग्रेस पार्टी कहते हैं, जिस पार्टी को नेकपा एमाले नेकपा माओवादी पार्टी कहते हैं, आज भी वो जातीय और उनकी जो चिंतन है वो चिंतन में खास परिवर्तन नहीं है। वो वही समुदाय के पक्ष में वकालत करता है जो समुदाय ये मुल्क में चाहे राणा काल हो या चाहे पंचायती काल हो, चाहे जो भी काल हो या अभी तक गणतंत्र हो, सारे में उन्हीं लोगों का हाली मुहाली रहा है। आप देखिएगा 46 साल के मूवमेंट के बाद 48 साल से आपको 64 तक निरंतर रूप से ये मुल्क में कांग्रेस और नेकपा एमाले जैसी पार्टी शासन किया। लेकिन यहां मुस्लिमों के क्या मिला, दलितों के क्या मिला, थारुओं को क्या मिला, यहाँ के उत्पीड़न में रहा हुआ समुदाय के क्या मिला? अगर प्रश्न कीजिएगा तो कुछ नहीं। यहाँ के मधेसी, यहाँ के मुस्लिम, यहाँ के थारू, यहाँ के दलित ये सिर्फ मतदाता और करदाता रहे हैं। इससे ज्यादा इनकी हैसियत नहीं था। इनकी सोच है, इनकी चिंतन है कि मधेसी में वो क्षमता नहीं है, थारुओं में वो क्षमता नहीं है, दलितों में वो क्षमता नहीं है। ये क्षमता सिर्फ इन्हीं जो कांग्रेस के नेतृत्व में देखेंगे जो समुदाय है, चाहे वो कोइराला हो, पौडेल हो, देवबा हो, नेपाल हो, खनाल हो, मैं ये नहीं कहता हूं, ये तो सिंबॉलिक पात्र है। मैं वो समुदाय के विरोध में सबों के बात नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे मंच के ऊपर आप देखेंगे अर्जुन थापा भी है, वो भी कहते हैं कि मुल्क में ये जो कांग्रेस और नेकपा एमाले के नेता है, ये समुदाय से भेदभाव किए हैं, उनके उत्पीड़न किए हैं, उनके साथ समान व्यवहार नहीं किए, क्योंकि ये भी कहते हैं। इसलिए हमें मानना है कि ये मुल्क के जो ये पार्टी के रहा, जो इनकी जो चिंतन है, इनकी नेतृत्व में रहा हुआ व्यक्ति का जो चिंतन है, सोच है, जो इनकी ये मुल्क में रहा उत्पीड़ित समुदाय के साथ जो करने वाला व्यवहार है, वही भेदभावपूर्ण है। आप देखेंगे 48 साल के बाद ये निरंतर आज तक सत्ता में रहे हैं, केंद्रीय सत्ता में रहे हैं, संघीय सत्ता में रहे हैं, लेकिन आज दलितों के लिए इन्होंने क्या किया?
महिलाओं के लिए क्या किया, मुस्लिमों के लिए क्या किया, अन्य जातीय समुदायों के लिए इन्होंने क्या किया। आपके प्रश्न होगा जो सिर्फ अभी आप देखेंगे, हमारे प्रवक्ता माननीय आपको खालिद सिद्दीकी जी ने कहा कि यहां आप देखेंगे तो हमारे कांग्रेस के पार्टी के भीतर, चाहे नेकबा-ए-माले के भीतर कुछ मुस्लिम, कुछ दलित, कुछ थारू फेस भी दिखते हैं। तो वो भी मधेश आंदोलन का ही देन है, वो भी हमारे ही आंदोलन का देन है कि आज उनकी पार्टी के भीतर मुस्लिम क्लस्टर बनाकर महाधिवेशन हो रहा है, दलित क्लस्टर बनाकर महाधिवेशन हो रहा है, उनके महिला क्लस्टर बनाकर महाधिवेशन हो रहा है। मैं आज भी कहता हूं कि हमारे ये देश के भीतर रहने वाला मुस्लिम हो, दलित हो, मनेसी हो, थारू हो, अगर हिम्मत है तो वो पार्टी के खुला में जाकर भाग लेकर जीत कर दिखा दे, तो मैं समझूंगा आपके साथ ईमानदारी होता है। आपके साथ ईमानदारी नहीं। एक भी बता दीजिए कि एक भी थारू उनकी खुल्ला कांग्रेस के महाधिवेशन से खुल्ला से आए हो। सह महामंत्री के रूप में हमारे पड़ोसी, हमारे नजीक के बारा जिला के हमारे, आप देखिएगा उमाकांत चौधरी हो, चाहे फरुल्ला मंसूर हो, तो हुए हैं। लेकिन एक आदमी थारू क्लस्टर से हुए हैं तो दूसरा मुस्लिम क्लस्टर से हुए हैं। एक क्लस्टर ये मुल्क में समानुपातिक समावेशी स्थापित करने वाला ये मधेश जन विद्रोह है, हमारी और आपकी आंदोलन है। ये मुल्क में ये लोग जैसे पार्टी में रहने वाले लोग आज इनकी आरक्षण मिल रहा है और पार्टी में एक इनकी भूमिका में है। अगर ये भी मधेश आंदोलन नहीं हुआ रहता, हमारी और आपके युवा, हमारे बीच के युवा शहादत नहीं दिया रहता, तो वहां इनकी भी उपस्थिति नहीं होती। इनकी खुला हो कोई भी संगठन के कार्यकारिणी भूमिका में इनकी पहुंच नहीं होता। वो भी हमारी आंदोलन का देन है कि आज उन लोगों का उपस्थिति। इसलिए ये मधेश आंदोलन हमारी आंदोलन सिर्फ मधेशियों के लिए नहीं, यहां मधेश में रहने वाला वो तमाम समुदाय, मधेसी हो, मुस्लिम हो, थारू हो, दलित हो, यहाँ का पिछड़ा वर्ग हो, पहाड़ की जनजाति हो, और इवन कर्णाली में रहने वाला खस आर्य हो, वो आज मुल्क में विभेद के शिकार है। आज भी उनके साथ भेदभाव होता आ रहा है, आज भी उनके साथ समान व्यवहार नहीं हुआ है। उन तमाम लोगों के लिए हमारी आंदोलन है। अब आप पूछेंगे कि हम प्रदेश सरकार के नेतृत्व कर रहे हैं, मधेश प्रदेश का ये पहला प्रदेश है जो आप लोगों के आंदोलन के बल पर स्थापित सरकार है, और इस सरकार की पहल से, प्रदेश सभा से, ये पहला प्रदेश है जो मधेश प्रदेश पहचान के आधारित अपने नाम को नेपाल में एकमात्र प्रदेश बनवाया। एक नाम, एकमात्र पहचान के आधारित पर। आप देखे होंगे कि मधेश आंदोलन के क्रम में ये नहीं हम लोग कहे थे कि हम लोग एक खास जाति विशेष के, खास धर्म विशेष के, खास व्यक्ति विशेष के इसमें सहभागिता था। तराई मधेश के आपको 22 जिला के, चाहे वो सुदूर पश्चिम में जाएंगे तो थारू समुदाय भी सहभागिता, बीच में देखेगा मधेसी, उधर जाइएगा राजवंशी, सतार, संथाल, सुदूर पूर्व में जाइएगा तो समुदाय सारे के ये मुल्क में आंदोलन में सहभागिता रहा। सबों ने सक्रिय सहभागिता दिखाई, सबों ने खुलकर भाग लिया।
लेकिन ये हमारी गलती, हमारी और आपकी गलती के वजह से हुआ क्या कि हम 64 साल में पहला संविधान सभा में परिवर्तनकारी शक्ति, चाहे मधेश जन विद्रोह से आए, मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल हो, चाहे वो जनयुद्ध से आया माओवादी हो, इनकी बहुमत थी। उस समय अगर संविधान सभा से संविधान बनता तो ऐसी संविधान नहीं रहता, इससे अच्छा संविधान होता। लेकिन हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी कम उपस्थिति के वजह से 70 साल के चुनाव में मधेश आंदोलन के नेतृत्व करने वाला दल, जनयुद्ध से आया हुआ पार्टी कमजोर होने से हमारे मधेश में जाइएगा तो उधर आपको सुसरी, झापा और मोरंग आपको 1 नंबर, 8 जिला 2 नंबर, इधर जाइएगा तो 3 नंबर, उधर सुदूर पश्चिम एक डिवीजन किया गया। हम लोगों ने ये 8 जिला का मध्य प्रदेश तो बनाया, लेकिन वो आंदोलन में झापा के लोग भी मधेसी उसमें सहभागी थे। पश्चिम के जाइएगा तो नौलपरासी से लेकर कंचनपुर के, चाहे वो मधेसी हो, थारू हो, सारे लोगों की सहभागिता। लेकिन हमारी शक्ति कमजोर होने की वजह से हम लोगों का उपस्थिति हमारी चाहना के मुताबिक नहीं हो पाया। इसलिए इस सारी चीज का वजह से हम लोगों का जो अधिकार संविधान में संघीयता पक्षधर शक्ति, परिवर्तन पक्षधर शक्ति, जो मुल्क में परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो शक्ति कमजोर होने के वजह से हमारी चाहना के मुताबिक संविधान नहीं बन पाया। लेकिन हम लोगों ने संविधान तो दुर्भाग्य ही है, हम लोग बाहर आए। उस समय भी हम लोग कहे कि हमारे मुताबिक संविधान नहीं है, इस संविधान में संशोधन करना होगा। ये संविधान अपूर्ण है, अपूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है, ये सबों के संविधान नहीं है। ये सबों के संविधान होने के लिए इसको संशोधन करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य ही है, हम सरकार चलाते हैं। आज हम कह रहे हैं जो संविधान में जो अधिकार दिया गया वही अधिकार तत्काल के लिए हम कार्यान्वयन करना चाहते हैं। वही संविधान के अनुसूची में रहा अधिकार हम चाहते हैं जो वो हमें मिले। लेकिन इनकी नीयत की वजह से आज आप देखे होंगे कि प्रदेश हम चाहते हैं कि ये संविधान तो प्रदेश का जो प्रहरी है वो प्रदेश सरकार के मातहत में होना चाहिए। यहाँ के प्रहरी जो जनपद प्रहरी है वो प्रदेश का मातहत में होना चाहिए। यहाँ के प्रशासन है वो प्रदेश के मातहत में होना चाहिए। लेकिन आपको मैं बताऊं, 2076 माघ 28 गते समायोजन विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपति जी से प्रमाणित होने के बाद कानून बन चुका है। माघ 28 गते यानी 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले आज फागुन 7 गते उस समायोजन के काम हो जाना चाहिए। लेकिन उनकी उदासीनता की वजह से वो जानते हैं कि अगर हम प्रहरी समायोजन करके देते हैं तो प्रहरी का वहां जो आवश्यकता होगा वो लोग भरना करेंगे, वो लोग भरना करेंगे, वो लोग भरना करेंगे, तो वो लोग भरना करेंगे तो क्या होगा? यहाँ के युवा होगा। क्योंकि हम लोग प्रहरी बना चुके हैं, प्रहरी एन बना चुके हैं, हम लोग प्रदेश निजामती सेवा एन बना चुके हैं। ये पहला प्रदेश है जहां महिलाओं के लिए 50% हम लोग आरक्षण किए हैं। उतना ही नहीं, जो जातीय समुदाय जितनी संख्या में है उतनी संख्या में आरक्षण देने वाला प्रदेश पहला प्रदेश और एकमात्र प्रदेश है। ये प्रदेश के भीतर
50% अगर महिला है तो उन्हें 50% आरक्षण दिया गया है। ये प्रदेश में आपको करीब करीब 18% दलित है तो उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। 12% मुस्लिम है तो उनकी 12% मुस्लिमों के आरक्षण दिया गया है। 6% थारू है तो थारू जनसंख्या। इन्हें नहीं पहला प्रदेश है जहां खस आर्य को भी उनकी जनसंख्या करीब करीब 5% है, तो उस संख्या के आधार पर हम लोग आरक्षण दिए हैं। उतना नहीं, अगर हम लोग वैकेंसी करते हैं, हमारी प्रदेश से पुलिस इंस्पेक्टर के भर्ती होता है, आपको यहाँ अन्य अधिकृत लगायत के कर्मचारी के लोक सेवा हम लोग गठन कर चुके हैं, लोक सेवा में भरना शुरू कर दिए हैं। हम लोग प्रदेश में ONM अभी पास कर रहे हैं, हमें कर्मचारी कितना चाहिए, वो हम लोग अगर कर लेते हैं तो ये प्रदेश के भीतर मान लीजिए कि 100 में 18 दलित समुदाय के भाग में पड़ता है आपका सीट। 12% मुस्लिम का अगर सीट पड़ता है तो उसमें हमारे बीच के 18 में 9 दलित का युवा होगा तो 9 दलित के युवती हमारी बेटी होगी। 12% में आपको 6 हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई होगा तो हमारी मुस्लिम समुदाय के वो बहन होगी, हमारी बेटी होगी। वैसा ही थारू, वैसा ही खसार्य, वैसा ही जनजाति, जो जितना संख्या में है उतना 50% करने वाला पहला प्रदेश है। ये व्यवहार में हम लोग दिखाए हैं, कर दिखाए हैं। ये पहला प्रदेश है। दलितों का इंपावरमेंट है, उससे कैसे सशक्त बनाया जाए, उससे कैसे मजबूत किया जाए। दलित इंपावरमेंट एक्ट हम लोगों ने ले आया। दलित के वो इंपावरमेंट हो सकता है, हमारी आर्थिक अवस्था उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन आने वाला दिन में उन्हें राशन कार्ड दिया जाएगा। उनकी बेटा बेटी जो दलित है वो हायर एजुकेशन, मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहेंगे, उनकी आर्थिक सहयोग हमें देंगे। उन्हें राशन कार्ड, उनकी स्वास्थ्य बीमा लगाए, उनकी जनसंख्या के आधार में सारे राज्य के तहत का निकाय में उनकी जनसंख्या के आधार में हिस्सेदारी दी जाएगी। उन पर अगर किसी किस्म का दमन होता है, शोषण होता है, उनके साथ विभेद होता है, तो उनको तुरंत कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गृह मंत्री, प्रदेश का गृह मंत्री और यहाँ के प्रहरी प्रमुख और प्रदेश सभा के रहा हुआ सदस्य सबका वो कमेटी है। दलितों का विकास कैसे हो, उनकी कमी, उनकी लिए प्रदेश सरकार क्या कर सकता है, उनकी हर आवश्यकता के कैसे उनके मूल स्ट्रीम में ले आया जाए, इसके लिए हम लोगों ने उनके लिए एक हमारी चिंतन है, सोच है कि दलित समुदाय पीछा रहेगा विकास में विभिन्न कारण से, तो वो समाज जहां ये प्रदेश के भीतर सबसे बड़ा जातीय समुदाय दलित है जो 18% है, तो ये मुल्क कैसे समृद्ध और विकास कर सकता है, ये प्रदेश कैसे समृद्ध बन सकता है। मुस्लिम 12% है और 12% के साथ भेदभाव हो, असमान व्यवहार हो, उनको विकास के मूल स्ट्रीम में नहीं ले आया जाए और उनकी सारे जो जरूरतें हैं उनको छोड़कर अगर काम किया जाए तो मुल्क कैसे समृद्ध और विकास कर सकता है, ये प्रदेश कैसे समृद्ध और विकसित बन सकता है। 18% दलित और 12% मुस्लिम, कितना हुआ 30%। ये जो प्रदेश जो आर्थिक रूप से विपन्न है, आर्थिक रूप से जो पीछे है, सामाजिक रूप से भेदभाव के शिकार है, राजनीतिक रूप से उनकी पहुंच नहीं है, तो वो समुदाय का विकास कैसे संभव है। इसलिए इस समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने, जैसे महिलाओं के लिए पूर्ववक्ता लोगों ने बहुत कुछ कहा, मैं ज्यादा उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। महिला को कैसे मूल स्ट्रीम में ले आया जाए। हमारे समाज में बेटी जन्मते ही बोझ बन जाती है, उनको जन्मते ही 3 लाख के बीमा देने का 8% सामुदायिक, जहां कहिएगा ये मधेश रहता है, मध्य प्रदेश रहता है, यहाँ सामान्य लोग वहां रहता है, तो उनको साइकिल वितरण सामुदायिक विद्यालय में इस बार से मुझे लगता है, कल ही मैं फाइनल करके आया, 8 जिला में कम से कम 8000 लैपटॉप देने का हमारी नीति है, जो कम से कम लड़कियों के 8000 लैपटॉप देंगे।
लोकसभा को अच्छा संचालन करेंगे और उन्हें सक्षम बनाएंगे, उन्हें कॉम्पिटेंट बनाएंगे, उन्हें लोकसभा पास करने के लिए काबिल बनाएंगे और देश के एक सच्चा नागरिक अब आने वाला दिन में हमारे समुदाय के बच्ची वो पीछे नहीं रहेगी, हमारे समुदाय के दलित पीछे नहीं रहेगा, हमारे समुदाय के मुस्लिम पीछे नहीं रहेगा। वो मूल स्ट्रीम में आकर अपने काबिलियत को परिचय देगा, कौन क्या है, किसमें क्या खूबी है। आज तक एक भ्रम था ये मुल्क में शासन संचालन करने के लिए फलानी जाति के समुदाय के लोग वो काबिल है, वो काबिल है, उनके पास ज्ञान है। लेकिन ये मध्य प्रदेश साबित कर दिया है कि अगर अवसर मिलता है तो आपसे हम बेहतर बनकर दिखा सकते हैं, आपसे हम काबिल बनकर दिखा सकते हैं, आपसे हम अच्छा करके दिखा सकते हैं। ये भी मध्य प्रदेश सरकार आपको प्रमाणित किया। अरे लांछित करने वाले, बदनाम करने वाले, चौक चौराहे पर बोलने वाले कुछ भी बोले, लेकिन सही सही होता है, गलत गलत होता है।